नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। 1948-49 में उन्होंने पहली औद्योगिक नीति बनाई और उस औद्योगिक नीति में उन्होंने संसद में घोषणा की कि भारत का विकास करना है तो विदेशी पूंजी चाहिए, हमारे पास पैसे की कमी है, अंग्रेज यहाँ से सब कुछ धन लूट कर ले गए हैं, खजाना हमारा खाली है, इसलिए देश का विकास करना है तो विदेशी पूंजी की जरूरत है। तो पंडित नेहरू ने इस तरह का एक लंबा भाषण दिया 1948 में लोकसभा में, और उसके बाद नीति बन गई और 126 विदेशी कंपनियां भारत में आ गई। अब उन 126 कंपनियों के आने के समय इस देश में गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़। सरकार के आंकड़े, सरकार कहती थी कि 1947-48 में गरीबों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। तो 4.5 करोड़ की गरीबों की संख्या थी जब 126 विदेशी कंपनियां भारत में आई। अब हमारे देश में विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 5000 हो गई। आजादी के दूसरे ही साल में 126 कंपनियां, अब आजादी के 62-63 साल के बाद 5000 विदेशी कंपनियां। तो 126 कंपनियां जितनी पूंजी लाई, 5000 कंपनियां उससे ज्यादा ही लाएंगी, तो इसका माने पूंजी और बढ़ जाएगी तो गरीबी कम हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि इस समय गरीबों की संख्या हमारे देश में है 84 करोड़। आजादी आई थी तो गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़। अब आजादी के 62 साल के बाद गरीबों की संख्या हो गई 84 करोड़। इसका माने गरीबों की संख्या में 21 गुना वृद्धि हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान की लूट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई होगी, इसलिए गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्योंकि 5000 कंपनियों ने लूटा है इस देश को। पहले लूटती थी एक कंपनी ईस्ट इंडिया, तब हम गरीब हुए दुनिया में। अब लूटने वाली 5000 कंपनियां हैं तो गरीबी बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली। इसलिए हर साल इस देश में गरीबी बढ़ती है क्योंकि पूंजी यहाँ से लूट कर विदेशों में जाती है, यहाँ पूंजी विदेशों से आती नहीं। तो ये बात अगर आपके समझ में आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में सरकार की भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हम विदेशी कंपनियों को भगाने की बात करते हैं तुरंत वो पूंजी का सवाल उठाते हैं और कहने लगते हैं कि पूंजी हिंदुस्तान में कहां से आएगी, आप विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो उनको आप इन आंकड़ों की मदद से ये बताइए कि पूंजी हमारी जा रही है, आ नहीं रही है। और अगर हम इन विदेशी कंपनियों को भगा देते हैं और इनके लाइसेंस रद्द कर देते हैं तो पूंजी का बाहर जाना रुक जाएगा, तो पूंजी बढ़ना इस देश में अपने आप शुरू हो जाएगा, तो गरीबी का कम होना भी अपने आप शुरू हो जाएगा, तो बेकारी का भी कम होना अपने आप शुरू हो जाएगा। अब एक दूसरा तर्क जो हमारी सरकार देती है, हमारी सरकार का दूसरा तर्क है कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है। कोशिश की है हमने पिछले हिंदुस्तान के 62 साल के निर्यात के आंकड़े इकट्ठे करें और वो निर्यात के आंकड़े हमें मिल गए। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी की मदद से भारत के पिछले 62 साल के निर्यात के आंकड़े मिल गए और पता ये चल रहा है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, निर्यात हमारा कम हो रहा है। जब विदेशी कंपनियां नहीं थी इस देश में तब हम बहुत ज्यादा निर्यात करते थे, और जब से विदेशी कंपनियों का आना शुरू हुआ निर्यात घटता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। मैं आपको एक जानकारी दूं, हमारे देश में जब एक ही विदेशी कंपनी थी ईस्ट इंडिया, सिर्फ एक कंपनी थी अंग्रेजों की, उस समय सारी दुनिया में हम निर्यात करते थे। और हमारा निर्यात कितना होता था? सन 1813 से 1840 के बीच में अंग्रेजों की सरकार ने भारत का सर्वेक्षण कराए और कई सर्वेक्षण कराए, आर्थिक सर्वेक्षण कराए, शिक्षा का सर्वेक्षण कराया, चिकित्सा का सर्वेक्षण कराया, भारत के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है उसके सर्वेक्षण कराए। तो 1813 से 1840 के बीच में जो विभिन्न सर्वेक्षण हुए उनमें से एक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। वो आंकड़े बताते हैं कि जब एक विदेशी कंपनी इस देश में थी ईस्ट इंडिया, तब हम दुनिया में 33% निर्यात करते थे। और ध्यान रखने की बात है कि ये हमारा निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करती थी, हम खुद करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्या करती थी,
हमारे देश में आकर अपने देश का कुछ माल बेचते थे और जो वो बेचा हुआ माल है उसको संतुलित करने के लिए यहाँ से कुछ खरीद के अपने देश में ले जाते थे। तो उनका निर्यात तो मामूली सा होता था, कोई बहुत ज्यादा नहीं था। मैंने तो कुल निर्यात के आंकड़े निकाले 1840 के, तो भारत का कुल निर्यात अगर 100 रुपए का होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्यात उसमें 3 रुपए 60 पैसे का होता था, बस 3.6%। अंग्रेजों के जमाने में। इस बात को ठीक से समझिएगा, हम भारतवासी, भारत के व्यापारी, भारत के उद्योगपति सीधे दूसरे देशों में जाकर अपना माल बेचते थे। अगर 100 रुपए का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से माल खरीदकर विदेशों में बेचती थी 3 रुपए 60 पैसे का। माने हमारे कुल निर्यात का 3.6% निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। ये थी हमारी आजादी के पहले की स्थिति, जब एक कंपनी इस देश में थी। अब हमारे देश में कंपनियों की संख्या बढ़ के 5000 हो गई, तो क्या होना चाहिए? निर्यात बढ़ना चाहिए। पहले एक कंपनी इतना निर्यात करती है तो 5000 कंपनियों के द्वारा तो ज्यादा निर्यात होना चाहिए। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा निर्यात आजादी के पहले जितना ज्यादा था, आजादी के 62 साल के बाद बहुत 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 कम होता चला गया। अब मैं कुछ साल के हिसाब से बताता हूँ। हमारा निर्यात 33% था 1840 तक। फिर उसके बाद 1938 तक आते आते दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात हो गया 4.5%। फिर 1950 के आते आते हमारा निर्यात हो गया 2.2%। फिर 1955 तक आते आते दुनिया में निर्यात हो गया 1.5%। फिर 1960 तक दुनिया में हमारा निर्यात हो गया 1.2%। फिर 1965 तक हमारा निर्यात हो गया 1%। फिर 1970 तक सारी दुनिया में हमारा निर्यात हो गया 0.7%। फिर 1975 तक हमारा निर्यात हो गया 0.5%। फिर 1980 में हमारा निर्यात हो गया 0.1%। फिर 1990 में हमारा निर्यात हो गया 0.05%। और फिर 1991 में हो गया 0.045%। फिर 92 में हो गया 0.042%। फिर 93 में 0.04। फिर 94 में 0.38। और ऐसे चलते 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 अभी मैं 2008 और 9 की बात करूं तो दुनिया में हमारा निर्यात है अभी 0.5%। माने आधा प्रतिशत हमारा निर्यात है दुनिया के बाजार में। जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब निर्यात था 33%। और अब 5000 विदेशी कंपनियां हैं, तब दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात है 0.5%। आप बताइए, निर्यात कम हुआ है या बढ़ा है? बहुत तेजी से कम हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि विदेशी कंपनियां भारत का निर्यात नहीं बढ़ाती हैं। तो क्या बढ़ाती हैं विदेशी कंपनियां? विदेशी कंपनियां उल्टा काम करती हैं, भारत में आकर भारत का आयात बढ़ाती हैं, इंपोर्ट बढ़ाती हैं। क्योंकि सभी विदेशी कंपनियों को भारत में निर्यात के ज्यादा आयात करने में रस पैदा होता है, रुचि होती है। क्यों? क्योंकि वो आयात करेंगे तो फायदा उनके देश को मिलेगा ना। जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं, एक अमेरिका की कंपनी भारत आ गई, अब वो अमेरिका की वस्तुओं को भारत में लेके आएंगे और बेचेंगे तो मुनाफा अमेरिका को मिलेगा ना। तो इसलिए उनकी कोशिश ये रहती है कि अमेरिकन चीजों का आयात भारत में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि भारत का मुनाफा अमेरिका में ज्यादा जाए। तो वो कंपनी अपना शुद्ध मुनाफा लेके जाएगी, वो तो है ही। अमेरिका से कच्चा माल खरीदकर, अमेरिका से तकनीकी खरीदकर भारत में लाकर बेचेंगे और उसका पैसा भी अमेरिका लेके जाएंगे, ये दूसरा लाभ है उनका। इसलिए वो कभी भी भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए नहीं आते, वो तो भारत का आयात बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट बढ़ाने के लिए आते। मैं और एक जानकारी दूं आपको कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो भारत का जो कुल निर्यात दुनिया में होता था उसका 3.6% ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। अब हमारे देश का जो कुल निर्यात दुनिया के देशों में होता है उसका 5.52% निर्यात ही विदेशी कंपनियां करती हैं, जबकि उनकी संख्या 5000 से ज्यादा हो चुकी है। माने वो हमारे देश का निर्यात नहीं बढ़ा रहे हैं, वो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा
आयात करके सामान यहाँ लाकर बेच रहे हैं, ताकि यहाँ से पैसा उनके देश में चला जाए और उनको उस पैसे से फायदा हो, ना कि भारत का निर्यात बढ़ाने से। और एक दूसरी जानकारी देता हूँ, जब जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, उनका भारत सरकार के ऊपर दबाव रहता है कि भारत की मुद्रा रुपए की कीमत को गिराया जाए। मैं आपको पुरानी एक जानकारी देता हूँ। जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो हमारी जो मुद्रा है, जिसको हम रुपया कहते हैं, और अमेरिका की मुद्रा जो डॉलर है, वो दोनों बराबर थे। 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था 15 अगस्त 1947 को। और हमारा जो रुपया है और स्टर्लिंग पाउंड है ब्रिटेन का, वो भी बराबर था। 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड। फ्रांस की एक मुद्रा है, उसका नाम है फ्रैंक, तो भारत का 1 रुपया और फ्रैंक बराबर था। जर्मनी की उस समय एक मुद्रा चलती थी ड्यूशमार्क, तो ड्यूशमार्क 1 और भारत का 1 रुपया बराबर था। माने दुनिया के 4 प्रमुख देशों की एक एक मुद्रा का भारत के रुपए के साथ तुलना किया जाए तो बराबर था। 1 रुपया 1 ड्यूशमार्क, 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड, 1 रुपया 1 डॉलर, 1 रुपया 1 फ्रैंक, ऐसी स्थिति थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, विदेशी कंपनियों का आना शुरू हुआ इस देश में। सबसे पहले मैंने कहा कि पंडित नेहरू ने विदेशी कंपनियों को लाना शुरू किया। 126 कंपनियां उनके ही शासन काल में आ गई। फिर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2-2.5 साल तक एक भी विदेशी कंपनी नहीं आई, क्योंकि शास्त्री जी की नीति थी स्वदेशी की नीति। वो करीब 18 महीने इस देश में प्रधानमंत्री रहे। 18 महीने में उन्होंने कभी भी किसी विदेशी कंपनी को इस देश में नहीं आने दिया। शास्त्री जी के जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई, तो फिर विदेशी कंपनियां आना शुरू हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद आप जानते राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर नरसिम्हा राव, फिर इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, फिर हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सभी प्रधानमंत्रियों के समय में खूब विदेशी कंपनियां आई हैं। एक और प्रधानमंत्री हुए इस देश में, मोरारजी देसाई, जिन्होंने एक भी विदेशी कंपनी को भारत में आने नहीं दिया। वो तो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत से भगा दिया। ऐसे प्रधानमंत्री थे। श्री मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे ना, उस समय कोका कोला नाम की अमेरिका की कंपनी भारत में बहुत बड़ा व्यापार करती थी। मोरारजी देसाई के उद्योग मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडीज। तो जॉर्ज फर्नांडीज ने कोका कोला कंपनी को एक नोटिस दिया था। वो नोटिस में उन्होंने लिखा कि या तो आप तुरंत भारत छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपकी पूरी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, माने आपको पूरा भारत में मिला देंगे, माने कोका कोला की सारी संपत्ति भारत की हो जाएगी। तो कोका कोला कंपनी डर गई, भारत छोड़ के भाग गई। इसी तरह से एक अमेरिकन कंपनी को भगाया उन्होंने, उसका नाम था IBM, और एक अमेरिकन कंपनी को भगाया ICL। ऐसी कई विदेशी कंपनियों को भगाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और एकमात्र उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज। अब क्या हुआ, जिन जिन कंपनियों को भगाया था मोरारजी भाई देसाई ने और जॉर्ज फर्नांडीज ने, वो फिर से घुस गई इस देश। कोका कोला फिर से आ गई, IBM फिर से आ गई, ICL फिर से आ गई, और हजारों दूसरी कंपनियों को लेके आ गई। तो मैं आपको बता रहा था, ऐतिहासिक बात वो ये कि 2 भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई, इन्होंने विदेशी कंपनियों को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उनको भगाया। बाकी सभी प्रधानमंत्रियों ने विदेशी कंपनियों को बुलाया, और उन सभी विदेशी कंपनियों को बुलाकर उन्होंने यही कोशिश की कि भारत का निर्यात बढ़े, भारत का निर्यात बढ़े, भारत का निर्यात बढ़े। निर्यात इस देश का बढ़ा नहीं, लगातार कम हुआ। और वो क्यों कम हुआ, वो एक बात गहरी है जो जानने की है, वो ये कि भारत के ये 2 प्रधानमंत्रियों को छोड़कर, एक तो मोरारजी देसाई और श्री लाल बहादुर शास्त्री, सभी प्रधानमंत्रियों ने भारत के रुपए की कीमत को गिराया, बढ़ाया नहीं। रुपए का अवमूल्यन किया, रुपए की ताकत बढ़ाई नहीं, रुपए की ताकत को कम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में सबसे पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में तो एक साथ एक दिन में 33% अवमूल्यन हुआ। उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव, और सब प्रधानमंत्रियों के समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ। अब कीमत गिरते आ गई है 50 रुपए 1 डॉलर। अब आप सोचिए कि 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर, अब 2009 में 50 रुपया 1 डॉलर।
इसका मतलब क्या है? 1947 में अगर हम अमेरिका को 1 रुपए की चीज निर्यात करेंगे तो हमारी आमदनी होगी $1। अब 2009 में हमें अमेरिका को 50 रुपए की चीज निर्यात करनी पड़ेगी, तब आमदनी होगी $1। माने जितनी चीज 1947 में बेचकर हम $1 कमाते थे, अब उससे 50 गुना ज्यादा चीज बेचनी पड़ेगी, तब हमें $1 मिलेगा। इसका माने निर्यात की मात्रा हम कितनी भी बढ़ाते चले जाएं, लेकिन निर्यात की आमदनी हमारी हमेशा कम और कम और कम ही होती जाएगी, क्योंकि रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में गिरती चली जाएगी। इसलिए आजादी के 62 साल में भारत को निर्यात करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान इस देश को हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि आप जब रुपए की कीमत गिराते चले जाएंगे विदेशी कंपनियों के दबाव में, तो आपका आयात महंगा होता चला जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए, 1950 में अगर हम अमेरिका से $1 की कोई वस्तु खरीदी करें तो हमको सिर्फ ₹1 देना पड़ता था। आज हमको $1 की वस्तु अमेरिका से खरीदी करनी पड़ेगी तो ₹50 देना पड़ेगा। आयात करने में 50 गुना खर्चा ज्यादा होगा, निर्यात करने में 50 गुना आमदनी कम होगी। अगर आयात और निर्यात दोनों को मिला दिया जाए तो 100 गुना नुकसान इस देश का हर पल हर क्षण होगा, जब भी हम $1 का निर्यात या आयात करें। तो हम ऐसे ही 50 साल पीछे हो गए ना अमेरिका से। तो हमको जो गहराई से बात समझनी है वो ये कि विदेशी कंपनियों के आने के बाद सरकार जो रुपए का अवमूल्यन कर देती है, उसके कारण निर्यात लगातार गिरता जाता है। तो कोई भी विदेशी कंपनी कितनी भी ताकत भी लगाएगी तो भी निर्यात बढ़ेगा नहीं, और वो वैसे भी कोई ताकत नहीं लगाने वाले इस देश का निर्यात बढ़ाने के लिए। तो हमारे दिमाग में ये स्पष्टता हो जानी चाहिए कि विदेशी कंपनियों के आने से बिल्कुल निर्यात नहीं बढ़ता है, बल्कि निर्यात तो हमारी अपनी ताकत से बढ़ता है। मैं एक बात फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि जो कुल निर्यात हम दुनिया में करते हैं, उसका लगभग 95% निर्यात हमारे स्वदेशी उद्योग वाले लोग करते हैं, कारीगर करते हैं, व्यापारी करते हैं। स्वदेशी व्यापारी, स्वदेशी उद्योगपति, स्वदेशी कारीगर, स्वदेशी मजदूर जो पैदा करते हैं, उससे हमारा 95% निर्यात है। विदेशी कंपनियां तो मुश्किल से 5% निर्यात हमारा करती है, इसलिए वो निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में कभी नहीं आते। अब और एक तीसरा तर्क है जो भारत सरकार हमें हमेशा देती रहती है। भारत सरकार का ये कहना है कि विदेशी कंपनी आती है तो हाई टेक आता है, इस देश में टेक्नोलॉजी आती है, और टेक्नोलॉजी आएगी तो देश को तरक्की होगी, विकास होगा। तो तकनीकी लाने के लिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करती हैं, उनके जो समझौते हैं भारत सरकार से, तो उसमें तकनीकी किस तरह की आती है वो जानने के लिए हम लोगों ने जब दस्तावेज देखे तो मामला बिल्कुल उल्टा नजर आया, चित्र दूसरा ही नजर आया। पता ये चला कि 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां कोई तकनीकी लेके आती ही नहीं। तो आप बोलेंगे वो क्या करते हैं? वो शून्य तकनीकी के क्षेत्र में व्यापार शुरू करते हैं और उद्योग लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, साबुन बनाने का काम है, ये शून्य तकनीकी का काम है। इसमें विदेशी कंपनियां घुस गई हैं भारत में और खूब तरह के साबुन बना के बाजार में बेच रहे हैं। साबुन बनाना कोई हाईटेक काम नहीं है, उच्च तकनीकी का काम नहीं है। उसमें विदेशी कंपनियां घुसी हुई हैं जिनकी संख्या कम से कम 50 है। हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कोलगेट पामोलिव है, ऐसी 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां साबुन बना के बेच रही हैं, अलग अलग नाम से। लाइफ बॉय, लक्स, लिरिल, रेक्टोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, डव, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप वगैरह वगैरह, ये सब साबुन विदेशी कंपनियों के हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि साबुन बनाना बहुत सरल काम है, आसान काम है, आप भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको 15-20 मिनट से आधा घंटे के अंदर साबुन बनाना सिखाया जा सकता है। कोई भी आसानी से अपने घर में साबुन बना सकता है। कोई बड़ा भारी काम नहीं है, कोई मशीन नहीं लगती है, हाथ से हो जाता है। मशीन तो लगती है उसकी कटिंग करने में और उसको डिजाइन देने में, उसकी पैकिंग करने में। साबुन बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है मशीन, और 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी में घुसी हुई। इसी तरह से क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, शैम्पू है, खाने पीने के बिस्किट्स है, चॉकलेट है, टॉफी है, पाव रोटी है, डबल रोटी है,
ये चिप्स है, टमाटर की चटनी है, आम का अचार है, और नमक को डब्बे में भर के बेचने की कला है, और गेहूं का आटा बना के उसको बेचने का काम है। ये सब शून्य, पानी बोतल में भर के बेचने का काम है। इसमें किसी में कोई हाईटेक नहीं है, कोई उच्च तकनीकी नहीं है। आप मुझे बताइए, आलू से चिप्स बनाना कौन नहीं जानता इस देश? कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार की माँ या बहन या बेटी आलू से चिप्स नहीं बना सकती? और उसको बनाने के लिए अमेरिका से कंपनी आई है पेप्सी कोला, वो चिप्स बना के बेचती। टमाटर से चटनी बनाना ऐसा कौन सा हाईटेक काम है जिसको हमारे घर में कोई नहीं कर सके? और टमाटर की चटनी बनाकर बेचने के लिए हमारे देश में विदेशी कंपनी है। इसी तरह से आम का अचार डालना कौन सी ऐसी खास बात है जिसके लिए विदेशी कंपनी की जरूरत है? मैंने एक बार एक छोटा काम किया था, आंध्र प्रदेश में कितने तरह के आम के अचार डाले जाते हैं उसकी एक सूची बनाई थी। सारे आंध्र प्रदेश में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आम के 585 तरह के अचार डाले जाते हैं पूरे आंध्र प्रदेश। अभी आप बताइए, हमारे एक राज्य में 585 तरीके से आम का अचार डाला जाता हो, उस देश में कोई विदेशी कंपनी आके हमको कहे कि देखो हमारा आम का अचार ये हाईटेक आइटम है, ये मूर्खता है और कुछ नहीं। और हमारे आम के अचार में माताएं बहनें पता नहीं क्या उसमें कुशलता और कारीगरी करती हैं कि 20-20 साल तक खराब ही नहीं होता बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। विदेशी कंपनियों को तो 20 किस्म के केमिकल डालकर उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें तो वो तेल का पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कुछ कुछ मसालों के साथ कि वो 20 साल तक ऐसे ही सुरक्षित रहता है। मैंने आंध्र प्रदेश में एक स्थान है विशाखापट्टनम में, मैं व्याख्यान देने गया था 3 साल पहले, तो जिस सज्जन के घर में मैंने खाना खाया था उन्होंने 20 साल पुराना आम का अचार मुझे खिलाया था। तो वो लगता था कि ये 20 साल सुरक्षित कैसे है। तो मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कुछ साधारण सी बात है, तेल डाला है, फिर मेथी दाना डाला है, फिर उसमें और रसोई घर में उपलब्ध जो आयुर्वेदिक चीजें वो डाली है, उसी से 20 साल सुरक्षित है। विदेशी कंपनी को तो उतनी सुरक्षा हो ही नहीं पाती, वो तो 2-3 साल में ही उनका आम का अचार खराब हो जाता है। और ज्यादातर विदेशी कंपनियों के आम के अचार के पैकेट पे लिखा रहता है कि 3 महीने से 6 महीने में खा के इसको खत्म कर दीजिए नहीं तो बेकार हो जाए। कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास है जो आम का अचार बेच रहे हैं, या बोतल में पानी भर के यहाँ बेच रहे हैं, या जूते चप्पल बनाकर बेच रहे हैं, या डबल रोटी पाव रोटी बनाकर, या बिस्किट बनाकर, या ट्रॉफी चॉकलेट बनाकर? ये सब शून्य तकनीकी के सामान है, इनमें कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। और 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी क्षेत्र में घुसी हुई हैं, उत्पादन और व्यापार। मैं आपको नाम लेके बताता हूँ। एक बड़ी विदेशी कंपनी है जिसका नाम है बाटा। बाटा की मैंने सभी बैलेंस शीट देखी जो भारत सरकार के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, इनके जो MOUs हैं, उनमें इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लाने की बात कही है वो क्या? जूते बनाने की टेक्नोलॉजी, मोजा आप समझते हैं, जूते के अंदर आप पाँव में पहनते हैं उसको बनाने का, कपड़े बनाना हमको नहीं आता क्या? हजारों साल से भारत कपड़े का उत्पादन कर रहा है, दूसरों को दे रहा है, तो वो कहते हैं हम कपड़े बनाकर देंगे। चमड़े के थैले, चमड़े के पर्स, वॉलेट वगैरह आदि आदि, तो ये बाटा कंपनी बनाती है। इसमें एक भी सामान हाईटेक नहीं है। इसी तरह से एक कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, जो ब्रिटिश कंपनी है, इन्होंने बोला कि हम हाईटेक हिंदुस्तान में लाएंगे। कुछ नहीं है, चाय को डब्बे में पैक करके भारत में बेच रहे हैं, कोई उसमें टेक्नोलॉजी नहीं। चाय भारत के खेतों में पैदा हो रही है, हमारे किसान उसे पैदा कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम हमारे मजदूर कर रहे हैं, सुखाने का काम मजदूर कर रहे हैं, बस उस चाय को वो खरीद के डब्बा बंद करके भारत में बेच रहे हैं। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है? डब्बा बनाना कोई हाईटेक आइटम थोड़ी होता है, और डब्बा बना के उसमें चाय पैक करना कोई हाईटेक बात थोड़ी होती है। एक कंपनी है कैडबरीज, वो चॉकलेट बनाती है, बिस्किट बनाती है और आइसक्रीम बनाती है। ये तीनों जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक कंपनी है कॉलगेट पामोलिव, ये टूथपेस्ट बनाती है, टूथब्रश बनाती है, टूथ पाउडर है, साबुन है, शेविंग क्रीम है, ये सब जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक अमेरिकन कंपनी है कॉर्न प्रोडक्ट्स, वो भारत में दही बना के बेचती है।
अब बताओ, दही बना के विदेशी कंपनी बेचे और वो कहें ये हाईटेक आइटम है। हम में से किसको नहीं आता दही बनाना? और हमारा दही तो विदेशी कंपनी से अच्छा होता है। विदेशी कंपनी का दही कैसा होता है? आप में से कभी कोई अमेरिका अगर गए हो या यूरोप गए हो तो वहाँ दही के लिए पाउडर आता है, उस पाउडर को पानी में घोल के पी जाते हैं। ना वो दही होता है, ना ताक होती है, ना मज्जिगे होता है, न दही होता है, न तक्रम होता है, न दही होता है। वो बीच की कोई चीज होती है, उसमें कुछ भी मजा नहीं आता पीने में। वो उनका दही है, उसको वो यहाँ लाके बेच रहे हैं और हमारे कुछ पढ़े लिखे मूर्ख लोग खरीद रहे हैं। इसमें मुझे अफसोस होता है। दही बेच रहे हैं और भारत के लोग जो सालों साल से, हजारों साल से दही बनाने वाले लोग, श्री कृष्ण के देश के लोग तो दही वाले ही होंगे ना। श्री कृष्ण की तो सारी कहानी दही से शुरू होती है। अब श्री कृष्ण के देश के लोग दही बनाने के लिए विदेशी कंपनी को बुलाएं तो ये तो श्री कृष्ण का अपमान है। हमारी सरकार को इतनी भी समझ और अकल नहीं। एक कंपनी है हमारे देश में, वो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बेचती है, ड्यूफार उसका नाम है, कोई उसमें हाईटेक नहीं है। इसी तरह से फिस्कर्स है, फन स्कूल है, जनरल इलेक्ट्रिक है, जॉफ्री मैनर्स है, ग्लेक्सको है, गॉडफ्रे फिलिप्स है। ऐसी हमारे देश में एक दो नहीं हजारों कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट है पूरी, जो शून्य तकनीकी के सामान ही बनाकर बेच रही हैं, कोई हाईटेक सामान नहीं। 10% कंपनियां ऐसी हैं विदेशों की जो भारतीय कंपनियों से कुछ समझौते करके थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के सामान बनाती हैं। जैसे कार बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं, मोटर बनाने वाली, बस बनाने वाली कंपनियां हैं। एक है ना अशोक लीलैंड, तो अशोक तो भारत की कंपनी है, लीलैंड तो ब्रिटेन की कंपनी है। इसी तरह से आपने मोटर में देखा होगा मारुति सुजुकी, अब तो वो पूरी विदेशी हो गई, पहले आधा आधा था। फिर इसी तरह से महिंद्रा की एक गाड़ी आई है, उन्होंने एक विदेशी कोलैबोरेशन में लाई है। मोटरसाइकिल में यामाहा सुजुकी है, फिर हीरो होंडा है। तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी वो लाते हैं, वो 10% का हिस्सा है और उसमें भी वो भारत में कुछ नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिए, वहां से बना बनाया इंजन लेके आते हैं, भारत में सिर्फ उसको फिट करके बेचते हैं। जब इन कंपनियों को ये कहा जाता है कि इंजन भारत में बनाओ, तो वो कहते हैं वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बनाएंगे तो रोजगार भारत के लोगों को मिलेगा, उनको रोजगार अपने देश के लोगों को देना है। तो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का इंजन सीधे इंपोर्ट करके आता है, इसी तरह से बड़ी बड़ी कारों के इंजन विदेशों से सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, ट्रकों के इंजन सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, बसों के इंजन इंपोर्ट होके आते हैं, भारत में तो फिर फिट करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी में कुछ 10% हिस्सा है जहां पर वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, लेकिन वहां भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं, अपने देश से बनी बनाई मशीनें लाकर भारत में फिट करके बेचते हैं। और एक हिस्सा है भारत का जो सबसे महत्व का हिस्सा है, जिसको हाईटेक कहा जाता है, उच्च तकनीकी कहा जाता है, उसमें कभी कोई विदेशी कंपनी इस देश में नहीं आती। मैं आपको नाम लेके बताऊं, सैटेलाइट बनाना हाई टेक्नोलॉजी का काम है, बहुत कठिन टेक्नोलॉजी होती है, बहुत क्लिष्ट टेक्नोलॉजी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सैटेलाइट बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन सैटेलाइट बनाने के लिए आज तक इस देश में कोई विदेशी कंपनी नहीं आई। आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत देश ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट 1975 के साल में छोड़ा था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट 1975 में हमने अंतरिक्ष में छोड़ा और उसके बाद हमारे 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में गए हैं और अभी लेटेस्ट हम तो दूसरे देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में छोड़ने लगे हैं। इतनी तकनीकी का विकास इस देश में हुआ है, ये संपूर्ण स्वदेशी पद्धति से हुआ है, स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है और स्वदेशी आंदोलन की भावना के आधार पर हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों ने काम किया है, वो स्वदेशी, इसमें जो तकनीकी इस्तेमाल हुई है वो स्वदेशी, इसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल हुआ है वो स्वदेशी, इसमें जो टेक्नीशियन लगे हैं, जो मैकेनिक लोग लगे हैं वो सब स्वदेशी। इनको छोड़ने के लिए अंतरिक्ष में जो काम हुआ है वो भी हमारी प्रयोगशालाएं स्वदेशी, इनके नियंत्रण का काम होता है वो भी प्रयोगशालाएं स्वदेशी। तो ये सारा कुछ स्वदेशी के सिद्धांत पर आधारित है सैटेलाइट के क्षेत्र में हमारा काम। और आपको मालूम है, अब सैटेलाइट छोड़ने के क्षेत्र में भारत अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद 5वें नंबर का देश हो गया है।
एक जमाने में ये देश हमको चिढ़ाया करते थे।